अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज़ियोनिक मार्स सीरीज़ इन्वर्टर की सेटिंग करना सीखेंगे। आज का जो हमारा इन्वर्टर है ये PV 6200 4.5 kVA यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 4.5 किलोवाट का इन्वर्टर है। गाइस, इन्वर्टर की सेटिंग में एंटर होने के लिए आपको एंटर की 3 सेकंड तक प्रेस करके रखनी होगी। उसके बाद आपने अप और डाउन एरो कीज़ की मदद से आपने प्रोग्राम में टॉगल करना है और एंटर की मदद से आपने सेटिंग की वैल्यू को सेव करना है और एडिट भी करना है। यहाँ पे सबसे पहले 00 की सेटिंग है, ये एग्ज़िट सेटिंग मोड है और इसके अलावा इसी में GOE और GOH का ऑप्शन भी है। यानी कि अगर आप अपने इन्वर्टर को रीसेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से GOH सेलेक्ट कर लेंगे तो 1 बटन रीस्टोर सेटिंग जो है ये यहाँ से हम कर सकते हैं। आपके इन्वर्टर की तमाम सेटिंग रीसेट हो सकती है, लेकिन याद रहे कि रीसेट करने से आपका इन्वर्टर बहुत ज़्यादा बैटरी को ख़राब कर सकता है और चूँकि सेटिंग जो होती है आपकी बैटरी टाइप के हिसाब से होती है और जो आपने जो यूज़ करना है उस हिसाब से आपने कस्टमाइज़ करना होता है, तो कभी भी सेटिंग रीसेट करने से मसले मसाइल हल नहीं होते। तो ये जस्ट ऐसे ही दिया गया है। यहाँ पे नंबर 1 का जो मोड है उसमें USB, SUB और SBU के 3 प्रोग्राम्स हैं। USB का मतलब है कि आप यूटिलिटी फर्स्ट ऑप्शन के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि आपने सोलर लगवाया नहीं हुआ या फिर आपने सोलर पैनल्स बहुत कम लगाए हुए हैं, तो फिर आप चाहते हैं कि ये ज़्यादातर वापटा डिपेंडेंट हो तो फिर USB रखेंगे। और अगर आपने सोलर लगाया हुआ है लेकिन आप चाहते हैं कि आपका जो लोड है वो शेयरिंग से चले, यानी कि यूटिलिटी से शेयर हो, तो आप SUB का मोड सेलेक्ट कर लें। इसमें होगा ये कि सोलर चलेगा और जो एक्स्ट्रा पावर उसको चाहिए होगी वो यूटिलिटी यानी वापटा से शेयर कर लेगा, ले लेगा, उतनी सी पावर ले लेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा नुकसान भी होता है और आपका इन्वर्टर तकरीबन दिन में एक डेढ़ या 2 यूनिट बिजली कंज्यूम कर सकता है। आपका लोड अगर कम होता है तो फिर 1 यूनिट तो मस्ट है कि आपका सारे दिन में 10-11 घंटे में 1 यूनिट वापडा का यूज़ हो जाएगा। और अगर आप लोड ज़्यादा डालते हैं तो फिर इस हिसाब से वापडा यूज़ होगी। SUB प्रोग्राम में दिन के टाइम इन्वर्टर सोलर को यूज़ करता है वापडा की शेयरिंग के साथ, जबकि रात के टाइम वापडा को यूज़ करता है। और SBU मोड जो होता है इसमें शेयरिंग बैटरी से हो रही होती है, यानी कि दिन के टाइम जब सोलर से सारा कुछ चल रहा होता है तो एक्स्ट्रा लोड जब भी आप डालेंगे तो बैटरी से शेयरिंग करेगा इन्वर्टर, और यूटिलिटी सिर्फ एज आ बैकग्राउंड वो तब यूज़ होगी जब बैटरी लो हो जाएगी, तब इन्वर्टर जो है यूटिलिटी को यूज़ करेगा। और इसमें रात के टाइम, शाम के टाइम ये होता है कि बैटरी एक ख़ास लेवल तक डिस्चार्ज होती है, यानी कि हो सकता है 2-3 घंटे शाम को आपका इन्वर्टर जो है बैटरी को यूज़ करता रहे। उसके बाद जो आपने 12 नंबर और 13 नंबर प्रोग्राम में जो सेटिंग की होगी उसके हिसाब से ये वापडा को ऑन करवाएगा, यानी कि उतनी बैटरी डिस्चार्ज करने के बाद वापडा को ऑन करवाएगा। इसके बाद 2 नंबर का जो प्रोग्राम है इसमें मैक्सिमम चार्जिंग करंट सेट करना होता है। ये मैक्सिमम चार्जिंग करंट जो होता है इसमें यूटिलिटी प्लस सोलर यानी कि वापडा प्लस सोलर का चार्जिंग टोटल करंट होता है। यहाँ पे ज़्यादातर हम सोलर का करंट सेट करते हैं, यानी कि बैटरी को हमने कितने एम्पेयर से चार्ज करवाना है। यहाँ पे आप 30 एम्पेयर रख लें अगर आप 200 एम्पेयर आर की बैटरी यूज़ कर रहे हैं या फिर ट्यूबलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप छोटी बैटरी लगा रहे हैं यानी कि 100 एम्पेयर आर की बैटरी या 15-17 प्लेट या 19 प्लेट की बैटरी है आपकी, तो फिर आप 20 एम्पेयर से ज़्यादा सेलेक्ट ना करें। और कुछ लोग इसको मैक्सिमम रखते हैं या फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू 60 एम्पेयर पे रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी बैटरी बहुत जल्दी डेड हो जाती है, इसलिए इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे कभी भी नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। और इस पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 130 एम्पेयर 4.5 किलोवाट का जो इन्वर्टर है उसके लिए 130 एम्पेयर तक का ऑप्शन मौजूद है, यानी कि ये इसकी एमपीपीटी की इतनी पावर है। इसका मतलब है कि जो नॉर्मल इन्वर्टर्स होते हैं वो 80 एम्पेयर के भी होते हैं, 100 एम्पेयर के भी होते हैं, और जो मैक्सिमम साइज़ के होते हैं वो 120 एम्पेयर तक के होते हैं उनके एमपीपीटी चार्जर। लेकिन इसमें 130 एम्पेयर तक का एमपीपीटी चार्जर मौजूद है, यानी कि ये एक बहुत ही अच्छा इन्वर्टर है। और 3 नंबर पे है AC इनपुट वोल्टेज रेंज। यहाँ पे 2 टाइप्स के रेंज हैं, और APL और अप्लायंस मोड यानी कि UPS जो है अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई मोड। अगर आप PC यूज़र हैं तो UPS को सिलेक्ट कर लें, अगर आपके एरिया में लो वोल्टेज की प्रॉब्लम है तो APL यानी कि वाइड रेंज को सिलेक्ट करें 92 to 80 वोल्ट AC। और यहाँ पे 170 to 80 वोल्ट जो है रेंज ये UPS में है, और PC रीस्टार्ट नहीं होता अगर UPS पे रखेंगे। अगर आप मोटर्स कोई चला रहे हैं, कोई कंप्रेसर है या इस टाइप का जो टार्क लोड है, तो फिर भी UPS आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है।
और इसी तरह से बैटरी टाइप जो है यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है। बैटरी टाइप में आपके पास एजियन है, FLD, USC, LIB यानी कि लिथियम बैटरी के लिए। और यहाँ पे आप अगर एजियन रखेंगे तो आपकी जो सिंपल लेड एसिड बैटरी है, या फिर जो जेल टाइप बैटरी होती है, या फिर वाल्व रेगुलेटेड बैटरी, या फिर सील्ड लेड एसिड बैटरीज, जितनी भी ये बैटरीज़ हैं, या ओल्ड टाइप की जितनी भी ड्राई बैटरीज पुराने ज़माने में होती थी, आज से 5-6 साल पहले, उन बैटरीज़ के लिए भी एजियन की सेटिंग, या फिर जो गाड़ियों में रखने वाली बैटरी होती है वो लगा लेते हैं लोग, वो भी हम एजियन रख के इसके साथ चला सकते हैं। और FLD जो होती है ये ट्यूबुलर बैटरी के लिए होती है, और इन्वर्टर आपका ट्यूबुलर बैटरी के हिसाब से पैरामीटर्स खुद ब खुद सेट कर लेता है। अगर आप कस्टम यूज़र डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो USC सेलेक्ट कर लें, यानी कि ये सिलेक्ट करेंगे तो आप जो भी बैटरी लगा रहे हैं उसके पैरामीटर्स जो कि 26, 27 नंबर पे और 29 नंबर पे होते हैं वो आप ख़ुद इसमें सेट कर देंगे। जो सेट करेंगे उसी के मुताबिक फिर आपका इन्वर्टर ऑपरेट करवाएगा। और 6 और 7 नंबर पे है ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवरलोड एंड ओवर टेम्परेचर अकर। इसको हमेशा डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी डिसेबल पे रखना चाहिए। आउटपुट फ्रिक्वेंसी 50 साइकिल और आउटपुट वोल्टेज 10 नंबर पे है, इसको 230 वोल्ट सेट करना है आपने। 11 नंबर पे है चार्जिंग करंट, यानी कि यूटिलिटी से चार्जिंग करंट, जो वापडा या ग्रिड से चार्जिंग करंट भी कहलाता है, वो यहाँ से आपने सेट करना है कि आपने बैटरी को वापडा से कितने एम्पेयर से चार्ज करवाना है। यहाँ पे आप 2 एम्पेयर भी रख सकते हैं। अगर आपके एरिया में लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं होती 2 एम्पेयर रख सकते हैं रात के टाइम, ताकि बैटरी वापडा से बिल्कुल चार्ज ना हो, या बहुत मामूली सा उसको हल्का सा एक सपोर्ट मिलती रहे। और 10 एम्पेयर रख लें तो बेस्ट रहेगा, चाहे बैटरी छोटी है या बड़ी। लेकिन आपके एरिया में अगर 1 घंटा लाइट जाती है, 1 घंटा आती है, तो फिर इसको 20 एम्पेयर पे रख लें तो ये बेस्ट वैल्यू है। यहाँ पे आपको ये बता दूं कि अगर आप 100 एम्पेयर आर की बैटरी यूज़ करें तो फिर 20 एम्पेयर आपने हरगिज़ सेट नहीं करने, नहीं तो बैटरी बड़ी जल्दी ख़राब होती है। जितना कम एम्पेयर रखेंगे उतना ही बैटरी के लिए अच्छा है। और यहाँ पे इसके अलावा जो सेटिंग है, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें जो एम्पेयर्स हैं मैक्सिमम 100 एम्पेयर तक की सेटिंग है, यानी कि ज़्यादातर जो इन्वर्टर्स होते हैं उनमें 80 एम्पेयर की ये सेटिंग होती है, यानी कि ग्रिड से चार्जिंग का। और कुछ इन्वर्टर्स में 100 एम्पेयर भी होती है और 120 भी होती है, लेकिन ये भी एक नॉर्मल रेंज है। और 12 नंबर पे है स्टॉप डिस्चार्जिंग द बैटरी। यहाँ से आपने लिमिट सेट करनी है कि आपका इन्वर्टर शाम के टाइम बैटरियों को कितने वोल्ट तक नीचे लेके जाए, कितना उनको ड्रेन करे, फिर बैटरी मोड से हटकर वापडा मोड पे शिफ्ट हो जाए। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही रखें जो कि बेस्ट है आपके लिए। 23 वोल्ट पे इसको रखेंगे तो ये बेस्ट रहेगी सेटिंग। और इसके अलावा 13 नंबर पे है स्टॉप चार्जिंग द बैटरी, यानी कि आपने कितनी बैटरी चार्ज करवानी है। फुल करवानी है तो FUL रखें। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू इतनी नहीं होती, 27.0 होती है, तो इसको FUL पे रखेंगे तो इन्वर्टर में कोई ख़ास प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। 16 नंबर पे है चार्जर सोर्स प्रायोरिटी की सेटिंग है कि आपने बैटरी को किस प्रायोरिटी से चार्ज करवाना है। सबसे पहले सोलर फर्स्ट करवाना है तो CSO कर लें, और अगर आप चाहते हैं सोलर और यूटिलिटी दोनों मिल के दिन के टाइम बैटरी को चार्ज कर रहे हो तो फिर SNU रखें जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। और OSO रखेंगे तो सिर्फ सोलर से चार्जिंग होगी और ग्रिड से चार्जिंग किसी भी टाइम पे नहीं होगी। CSO जो है इसमें बेस्ट ऑप्शन है, ताकि दिन को सोलर से चार्ज हो, रात को वापडा से चार्जिंग हो। इसके अलावा अलार्म कंट्रोल 18 नंबर पे है, यहाँ से ऑन ऑफ करवा सकते हैं। और 19 नंबर पे है ऑटो रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले स्क्रीन। सेटिंग करते हुए कुछ लोग बहुत स्लो सेटिंग कर रहे होते हैं, इसलिए वो सेटिंग से इन्वर्टर ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है होम स्क्रीन पे। तो आप अगर चाहते हैं कि ये स्टेट लेटेस्ट स्क्रीन पे रहे, लेटेस्ट स्क्रीन पे इसको स्टे करवाने के लिए FEP सेलेक्ट कर लें, ESP डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। बैक लाइट को ऑन ऑफ करवाने के लिए यहाँ से आप 20 नंबर से लाइट ऑन या लाइट ऑफ करवा सकते हैं। और इसके अलावा 22 पे है बीप्स वाइल प्राइमरी सोर्सेज इंटरप्टेड, यानी कि जब वापडा या सोलर सिस्टम में इन हो या आउट हो तो एक लंबी बीप आती है 3 सेकंड की, तो यहाँ से उस अलार्म को भी आप ऑन ऑफ करवा सकते हैं। 23 पे है ओवरलोड बाईपास। यहाँ पे अगर आपका इन्वर्टर बैटरी मोड पे चल रहा होता है तो इस सेटिंग के ज़रिए आप अगर इनेबल रखते हैं तो फिर जब इन्वर्टर ओवरलोड होता है तो ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट हो जाता है वापडा के ऊपर। लेकिन अक्सर मैंने इन्वर्टर्स में देखा है ये वाला ऑप्शन काम ही नहीं करता, क्योंकि उनके अंदर ये जो कंपोनेंट्स होते हैं जो इस चीज़ को कंट्रोल करवाते हैं, जो प्रोटेक्शन होती है, ये वाली प्रोटेक्शन इन्वर्टर्स में नहीं पाई जाती, जो कि होनी चाहिए। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की
चीज़ है। और 25 पे है रिकॉर्ड फॉल्ट कोड। यहाँ पे इसको FEN करेंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनेबल रहेगी, और डिसेबल करेंगे तो FTS। इसके अलावा 26 पे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग है, आपने 28.2 रखनी है। अगर आप सिंपल लेड एसिड बैटरी यानी कि जो गाड़ियों में यूज़ होने वाली बैटरी होती है वो यूज़ कर रहे हैं तो 28.2। अगर आप डीप साइकिल बैटरी यानी कि जो UPS के लिए बैटरी बनी होती है वो यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने इसको 28.8 रखना है। और इसी तरह से अगर आप टाल ट्यूबुलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने इसको 29.2 पे सेट कर देना है। और इसके अलावा अगर आप लिथियम बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप ट्यूबुलर बैटरी वाली सेटिंग उस पर अप्लाई कर सकते हैं। 27 पे है 27.0, ये फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग है, यानी ये सेटिंग डिफ़ाइन करती है कि आपका इन्वर्टर बैटरी को कितना चार्ज करवाए। यहाँ से कुछ लोगों ने इसको 28 या 29 पे रखा होता है, जिसकी वजह से बैटरियाँ ओवर चार्ज हो के उबल रही होती हैं और बैटरियाँ बहुत जल्दी डेड होती हैं। इसलिए इसको 27.0 ही रखना है एवरी टाइप ऑफ बैटरी। किसी भी किस्म की बैटरी आप यूज़ कर रहे हैं इसकी वैल्यू आपने नहीं इंक्रीज़ करनी। 29 पे है लो DC कट ऑफ वोल्टेज। ये जो है ये इन्वर्टर जब बैटरी मोड पे चल रहा होता है रात के टाइम ख़ास तौर पे, तो फिर बैटरी को कितना ड्रेन करवाए। यहाँ पे आपने 20 वोल्ट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप चाहते हैं बैटरी की लाइफ थोड़ी सी बेहतर हो जाए तो 22 वोल्ट भी रख सकते हैं, लेकिन 20 वोल्ट रख लें तो आपको बैकअप थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। और इसके अलावा इक्वलाइजेशन की सेटिंग है, 30 नंबर पे है बैटरी इक्वलाइजेशन। इसको अनेबल या डिसेबल करवा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिसेबल ही होती है, लेकिन अगर आप इसको अनेबल कर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपका इन्वर्टर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30 डेज़ 35 नंबर पे इक्वलाइजेशन इंटरवल, यानी कि दुरानिया कितना होना चाहिए, वक्फा कितना होना चाहिए, यानी कि 30 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाती है इक्वलाइजेशन और दोबारा से बैटरी की ग्रेविटी पूरी करनी इन्वर्टर स्टार्ट कर देता है। अगर आपकी बैटरी नई है या पुरानी है, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी लोड चलाते हैं तो फिर आपको इस इक्वलाइजेशन को आपको लाजमी इनेबल करवाना चाहिए, अदरवाइज़ बैटरी की ग्रेविटी हर टाइम लो ही रहेगी और फिर प्रॉब्लम बनेगी बड़ी। और 31 पे है बैटरी इक्वलाइजेशन वोल्टेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे इन्वर्टर में इक्वलाइजेशन सही काम ही नहीं करती। उसकी मेन रीज़न यही होती है क्यों नहीं वो ग्रेविटी पूरी कर हो रही होती, इसलिए कि वो इस वोल्टेज को वैल्यू को सेट नहीं करते। यहाँ पे आपने 29.2 रखना है सिंपल बैटरी के लिए, और अगर आप डीप साइकिल बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने 29.4 या 5 रख लें। अगर आप टाल ट्यूबुलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने 30 वोल्ट रखना है। तो इसके अलावा बैटरी इक्वलाइज्ड टाइम, इसमें 60 मिनट का टाइम है, यही बेस्ट रहेगा। और 34 पे 120 यही ठीक है। और इक्वलाइजेशन इंटरवल जो है ये 30 डेज़। हाँ, अगर आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है या फिर ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही और बहुत ज़्यादा, या फिर आप हैवी लोड चलाते हैं बहुत ही हर टाइम चलता रहता है और बैटरी जो है उसको प्रॉपर चार्जिंग नहीं मिलती, तो फिर आप इसको 30 डेज़ की बजाय इसको 15 डेज़ भी कर सकते हैं। इक्वलाइजेशन एक्टिवेटेड इमीडिएटली। अगर आप चाहते हैं कि फ़ौरन एक्टिवेट हो जाए तो फिर यहाँ पे आपने AEN इनेबल यानी कि इसको कर देना है। और LCD के ऊपर E9 डिस्प्ले में आता है, तो जब इक्वलाइजेशन हम सेलेक्ट करते हैं तो फिर E9 आ जाता है। ये मामूल की बात है, ये कोई एरर नहीं होता, ये वार्निंग इंडिकेटर है। 37 पे है ग्रिड टाई ऑपरेशन, यानी कि ये वाला जो इन्वर्टर है इसके अंदर ग्रिड फीडिंग मौजूद है, यानी कि आप नेट मीटिंग करवा सकते हैं अगर आपने ये इन्वर्टर लगाया हुआ है। और यहाँ से आप इसको ऑफ़ रखें नेट मीटिंग अगर यूज़ नहीं कर रहे, अदरवाइज़ आपका बिल बहुत ज़्यादा आएगा। और इसको हाइब्रिड HYD रखेंगे तो नेट मीटिंग ऑन हो जाएगी, लेकिन ग्रीन मीटर लगवाने के बाद आपने ये काम करना है। इसके बाद 38 पे है ग्रिड टाई करंट, यहाँ पे 10 एम्पेयर रखा हुआ है, लेकिन अगर आप ग्रिड फीडिंग करवा रहे हैं तो फिर आपने अपना जो लोड बनता है वो कैलकुलेट करना है। लोड को आपने अपनी जो सोलर की जनरेशन है उसमें से माइनस करना है, जो आपकी बाकी पावर सोलर की बचती है वो उसके फिर आपने उसको डिवाइड करना है, उसके अम्पेयर्स निकालने हैं। इसको 220 से डिवाइड करेंगे, 220 या 230 से डिवाइड करेंगे तो जो अम्पेयर बच जाएंगे वो अम्पेयर आपने 38 नंबर सेटिंग में सेट कर देने हैं। याद रहे कि कुछ लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा अम्पेयर 10 अम्पेयर की बजाय 16 अम्पेयर या 20 अम्पेयर रखे होते हैं, उससे वो समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रिड फीडिंग होगी, हमें बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन अक्सर लोगों के इन्वर्टर इसी वजह से जल जाते हैं और ये हो रहा है बहुत ज़्यादा। हालांकि नाइट्रोक्स जैसे अच्छे इन्वर्टर्स भी जल जाते हैं।
39 पे है एलईडी पैटर्न लाइट को आपने ऑन या ऑफ इस सेटिंग से करवाना है। इन्वर्टर में आने वाले कुछ फॉल्ट्स हैं जिनके ये रेफरेंस कोड्स दिए गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके इन्वर्टर में कौन सा फॉल्ट आया है, उसका क्या मतलब है। यहाँ से हर चीज़ आपको पता लग जाएगी इस इन्वर्टर की, और इस चीज़ को आप अपने पास सेव रखें। कभी कभार ये फ़ॉल्ट आ जाते हैं, कोई पता नहीं लगता, फिर पता ही नहीं लगता, फ़ॉल्ट ट्रेस ही नहीं होता। जैसा कि आपके सामने है 52, 53, 55, 57, 58 और 59, ये फ़ॉल्ट्स बहुत ही रेयर होते हैं, और जब ये आते हैं तो समझ नहीं आ रही होती लोगों को कि ये कौन सा फ़ॉल्ट है और क्या मसला है इसमें और क्यों आ रहा है। ये फ़ॉल्ट यहाँ से देख लेंगे तो उसको आप ट्रेस भी कर सकते हैं। इसके बाद वार्निंग इंडिकेटर्स दिए गए हैं। इन्हीं फॉल्ट्स के वार्निंग इंडिकेटर्स, यानी कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है बीप्स 3 टाइम्स एवरी सेकंड, यानी कि 3 दफ़ा बीप करेगा 1 सेकंड में। इसी तरह से हर फॉल्ट का जो इन्होंने ऑडिबल अलार्म यानी कि अलार्म के बजने का तरीक़ाकार बताया हुआ है, और आइकॉन कैसे फ्लैश करता है वो भी दिखाया हुआ है, और वार्निंग इवेंट यानी कि कौन सा फॉल्ट आया हुआ है वो भी दिखाया हुआ है। इसके अलावा इसमें ट्रबल शूटिंग दी गई है, कौन कौन से फॉल्ट क्यों आते हैं, प्रॉब्लम क्या है, पॉसिबल काज क्या है, रीज़न क्या है, व्हाट टू डू, हमें क्या करना चाहिए, कौन सा फॉल्ट आए तो क्या काम करना चाहिए। ये सारे काम आपको करके देखने चाहिए जब भी इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आए। उसके बाद आपको चाहिए कि इन्वर्टर को सर्विस सेंटर ले जाएं अगर यहाँ से आपको कोई फॉल्ट नहीं मिलता तो।